ए बी और PSR आपको दे रखा है इक्वली 1:1। फिर आगे कहा है कि दे एग्री टू एडमिट सी फॉर इक्वल शेयर फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड at 150% of the average annual profit of the last 5 years profit। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि जो आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा उस एवरेज प्रॉफिट का 150% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 150% ऑफ द लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट, तो लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट्स का एवरेज लेना है इनटू 150 करना है, वो हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल। ये हमारा हो जाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल। आगे देखें, इसके लिए उन्होंने प्रॉफिट्स दे रखे हैं 5 साल के दिए हैं। अगर नहीं दिए होते 5 साल के तो मैं पीछे लास्ट करंट ईयर से गिनता, 2019 से मैं काउंट करता और ऊपर चलता, और जो ऊपर वाला प्रॉफिट होता वो मैं छोड़ देता अगर 5 साल से ज्यादा होता तो। यहाँ पे 5 साल का दिया है। फिर आगे इन्होंने कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं, देख लेंगे एडजस्टमेंट क्या है। और लास्ट में इन्होंने कहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है सर, तो क्या करते हैं हम लोग हर साल का प्रॉफिट ले लेते हैं और उस प्रॉफिट के अंदर करेंगे हम सबसे पहले एडजस्टमेंट। सर एक बार वापस बता दो ये कुछ। अभी बता रहा हूँ, अभी पूरा डिस्कस करूंगा, रुक जाओ। तो हमें इन्होंने प्रॉफिट दिया है 2015, 16, 17, 18 एंड 19। तो ये हो गया होगा 2015, 16, 17, 16। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे अपने कॉलम बना दिए मैंने, और इसके अंदर ये मेरा हर साल का प्रॉफिट आ गया। दैट इज 2015 से स्टार्ट करा हमने, देन 2016, 2017, 2018, 2019। ठीक है, और यहाँ पे चाहे तो आप पर्टिकुलर्स डाल लो। जैसे मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर्स डाल दिए। ठीक है, ऊपर अगर आप डालना चाहो टेबल की कोई हेडिंग अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल एडजस्टेड प्रॉफिट, ये हमने डाल दिया। तो पहले तो मैं हर साल का प्रॉफिट ले लेता हूँ, क्या क्या प्रॉफिट मेरे को दे रखा है एज पर द क्वेश्चन, और फिर उसके अंदर करेंगे हम लोग एडजस्टमेंट कि कैसे कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पहले हमने ले लिया प्रॉफिट गिवन, जो भी मेरा गिवन प्रॉफिट है वो ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिया है प्रॉफिट गिवन, ये गिवन प्रॉफिट है। सबसे पहले दे रखा है मुझे 40,000, फिर दिया 60,000, फिर दिया 1 लाख का प्रॉफिट, फिर लॉस हुआ है, लॉस को मैंने ब्रैकेट में शो कर रहा हूँ मैं, लॉस 20,000, और फिर लास्ट ईयर फिर प्रॉफिट है 1,50,000। ये देखिए इस तरीके से मैंने पूरा शो कर दिया। हाँ बोलो बेटा। सर प्रॉपरली विजिबल नहीं, थोड़ा सा प्रॉफिट विजिबल नहीं हो रहा? नहीं सर, वो सर अब आगे देखो, पीछे कैमरा। हाँ सर, हाँ सर।
तो हम लोगों ने क्या करा, जो गिवन प्रॉफिट से पहले हमने उसको ले लिया 40,000, 60,000, 1 लाख, देन 20,000 को मैंने ब्रैकेट में डाला क्योंकि 20,000 लॉस दे रखा है मुझे, एंड देन 2019 का फिर मुझे दे रखा है 1,50,000। तो मैंने बताया था आपको कि आपका जो हर साल का प्रॉफिट है एनुअल प्रॉफिट है, एनुअल प्रॉफिट को हम लोग एडजस्ट करेंगे, जो भी हमको एडजस्टमेंट गिवन है, ऐसे एडजस्टमेंट जिनकी वजह से मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया और जनरली नहीं बढ़ता है, या ऐसा एडजस्टमेंट जिनकी वजह से मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया जो कि जनरली नहीं होता। तो लॉसेस को ऐड करेंगे, प्रॉफिट्स को लेस कर देंगे। देखें जरा, सबसे पहले इसमें इन्होंने कहा है फर्स्ट पॉइंट में कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, बताइए कौन सी वाले साल की बात कर रहा है, इस वाले की कि इस वाले की? सर सर ये 2016 2016 इस 60,000 वाले की, जिसमें क्योंकि है। अगर आप देखेंगे तो जितने भी है ना, ये सब मार्च है, सब ईयर एंडिंग की बात कर रहा है, ईयर एंडिंग है, स्टार्टिंग नहीं है ये। आपके क्वेश्चन में आप चाहें तो देख सकते हैं, आपको दे रखा है ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। दैट मीन्स मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, इस वाले पर्टिकुलरली आपको पहले तो इसलिए आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसके अंदर मुझे चेंज करना है। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि भाई ईयर एंडेड 2016 एंड एसेट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ₹2 लाख विद अ बुक वैल्यू ऑफ 1,50,000 was sold for ₹1,24,000। तो आपका WD भी दे रखी है 1,50,000, जिसको कि आपने सेल करा था 1,24,000। तो 1,50 का एसेट अगर मैं 1,24 में बेच देता हूं तो बताइए फायदा है कि नुकसान है? लॉस। लॉस। लॉस है सीधा सीधा। तो आप चाहें तो यहाँ पे नीचे वर्किंग नोट में शो कर लें, लॉस और सेल एसेट्स, और वो हो गया आपका 150 माइनस 124, 26,000। कितना हो गया, 16 या 26? 26। 26। तो अब 26,000 हमारा लॉस था, तो 26,000 से हमने क्या करा था, अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम कर दिया था। तो क्या करेंगे इसको, ऐड। ऐड लॉस ऑन सेल। इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, ये आएगा केवल इसके अंदर 26,000 ऐड कर देंगे। सारा एडलेस एक साथ करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैंने ऐड लिख दिया था। आगे चलते हैं, फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया मेरा। सेकंड एडजस्टमेंट, सेकंड एडजस्टमेंट कहा है कि ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2017 फर्म एसेट्स वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग 20,000। तो इन्होंने कहा है कि भाई हमारी जो फर्म एसेट्स हैं 2017 तक की इन्होंने बात कही है, 2017 द फर्म एसेट्स वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू द ओवरसाइट, कि मतलब हमने किसी वजह से ओवरलुक कर लिया और उस वजह से हम लोग अपने एसेट्स को इंश्योर्ड नहीं कर पाए और उनको इंश्योर्ड किया जाना है। दैट मीन्स उस साल का जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो क्या हुआ, 20,000 से कम हो गया। दैट मीन्स सॉरी 20,000 मुझे कम करना चाहिए था, मैंने कम नहीं करा इंश्योरेंस का, ठीक है ना? यस सर। है ना? क्योंकि उसने कहा है कि भाई आपको 2017 के अंदर इंश्योरेंस प्रीमियम होना चाहिए था 20,000 का। आगे तो कंटिन्यू है, मतलब आगे ही तो सही है, उसी साल सही नहीं है। तो जब उसी साल सही नहीं है, उस साल 20,000 आपके इसमें से कम होने चाहिए थे, तो केवल मैं उसी साल के प्रॉफिट को एडजस्ट करूंगा, और क्योंकि ये प्रीमियम है तो ये माना जाएगा कि ये बाकी के सालों के अंदर लेस होता जा रहा होगा, तो इसलिए बाकी के सालों में नहीं कहेंगे। अगर ये कहता है कि सिंस 2017 इंश्योरेंस प्रीमियम हैज नॉट बीन पेड, तो उस केस का मतलब है कि मैंने 2017 में भी पे नहीं करा, 18 में भी पे नहीं करा और 19 में भी पे नहीं करा। तो जो हमारे ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो कि हर साल हमें पे करने ही होंगे, जैसे टैक्सेस है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो अगर ये आपने किसी एक साल पे नहीं करे हैं और आने वाले सालों में भी पे नहीं करे हैं, तो उनको फिर बाकी के सालों में से भी डिडक्ट किया जाएगा, बिकॉज ये कंपल्सरी पेमेंट है जिसे हमने लेस नहीं करा। ठीक है?
हाँ जी, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, पर इसने केवल Yes, इतना sir. कहा है कि ड्यूरिंग द ईयर 2007 मार्च 2017, तो इसलिए हम लोग केवल यही लेस करेंगे, लेस इंश्योरेंस प्रीमियम इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें सिर्फ 20,000 लेस कर देंगे। आगे चलें, थर्ड वाला इसमें उन्होंने कहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 का मतलब 16-17, यहाँ से शुरू होगा यहाँ खत्म हो जाएगा। तो 1 अप्रैल 2017 टू कंप्यूटर्स कॉस्टिंग 1 लाख वर परचेज एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। क्या गलती कर दी? सर कैपिटल को रेवेन्यू कर दिया, एक्सपेंस। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दैट मीन्स क्या करा कि हमको हमको इसकी एंट्री जो है वो करनी चाहिए थी क्या, दैट इज ऑफिस इक्विपमेंट कह लीजिए, ऑफिस इक्विपमेंट टू कैश करनी चाहिए थी, हमने कर दी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू कैश। ठीक है ना? तो सही करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऑफिस इक्विपमेंट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। दैट मीन्स उस केस में क्या करेंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस से दैट मीन्स जो पीएनएल है उसमें से हम लोग निकालेंगे, क्योंकि हमने उसको पीएनएल में डाल दिया था। ठीक है ना? यस सर। तो 1 लाख से हमने 1 लाख हमने सर पीएनएल में ट्रैवलिंग डाल दिया। एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दे रखा है ना बेटा, सर डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। हाँ, तो सर वहाँ पे रॉन्गली डेबिट हो गया ना। हाँ, तो रॉन्गली डेबिट हो गया, तो सही करने के लिए उसको क्रेडिट करेंगे ना। ओके सर। तो एंट्री तो आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री जो होगी, तो पढ़ा होगा आपने रेक्टिफिकेशन एरर। यस सर। तो उसको सही करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मशीनरी अकाउंट उसमें ऑफिस इक्विपमेंट में डाला नहीं, तो वहां तो डेबिट होगा। ठीक यस है, सर। और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया था तो क्रेडिट होगा, तो आपकी सही एंट्री क्या हो जाएगी, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। यस सर। ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि हमने ऑफिस इक्विपमेंट जो हमने पीएनएल में डाला था, ट्रेडिंग पीएनएल के अंदर जब हमने यहाँ शो करा ऑफिस इक्विपमेंट, तो ऑफिस इक्विपमेंट नहीं करा, उसको हमने क्या करा, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस करके 1 लाख शो कर दिया। ऑब्वियसली इसकी वजह से क्या हुआ होगा, मेरा प्रॉफिट 1 लाख से कम हो गया होगा, जबकि क्या था, ये था मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात आ रही है समझ में? यस सर। तो सबसे पहले तो इस 1 लाख को मैं क्या करूं, जो मैंने डिडक्ट कर दिया एक्सपेंस, इसको दोबारा जोड़ू, तो वही करें हम लोग, ऐड। और इसकी वजह से कौन से साल का प्रॉफिट अफेक्ट हुआ होगा, 31 मार्च 2017 का या 31 मार्च 2016 का? 2017। 17 का, ईयर एंडिंग, क्योंकि आपने 1 अप्रैल को खरीदा है ये, तो इसलिए आपका यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। और इसने 1 लाख ईच नहीं कहा है, इसने कॉस्टिंग 1 लाख का है, मतलब दोनों को मिला के 1 लाख है, तो 1 लाख यहाँ से हमने लेस कर दिए थे, इसलिए 1 लाख को ऐड करेंगे। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर टेकन एज, आप नाम लिख लेना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे भी लिख दोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैंने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना है तो भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर पे डेप्रिसिएशन तो लगेगा। ठीक है, तो यस उसका सर। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि 1 लाख का तो मैंने यहाँ पे एडिशन कर दिया, लेकिन जो डेप्रिसिएशन बनता है उससे मुझे यहाँ पे लेस करना पड़ेगा, क्योंकि उतना डेप्रिसिएशन तो यहाँ आएगा। दूसरी चीज, कि जब आपने यहाँ पे कंसीडर करा था, इसका मतलब है यहाँ पे भी आपने करेक्शन नहीं करा, यहाँ पे भी आपने करेक्शन नहीं करा। सॉरी, 1 अप्रैल 2017 है, 31 मार्च 2018 में आएगा, 1 अप्रैल 16 नहीं है, 17 है, तो 18 में आएगा। ऑन 1 अप्रैल 2017, दैट ईयर एंडेड हो गया आपका 31 मार्च 2018,
और डेप्रिसिएशन आपका इस साल भी लेस होगा, इस साल भी लेस होगा, लेकिन वो लेस होगा WDV के बेसिस पे। क्या करते हैं WDV बेसिस पे बताइए? सर डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर वो वाली वैल्यू लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी वैल्यू होती है उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करके WDV निकालते हैं और फिर WDV पे मेरा डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, जिसकी वजह से हर साल डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो आपका रिड्यूस होता रहता है, जबकि SLM के अंदर डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो हर साल फिक्स रहता है। ठीक है जी, तो लगा देते हैं डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन एज पर WDV। तो पहले तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा बताइए? 1 अप्रैल है, पूरे साल भर काम में लिया है, 20,000। पूरे साल भर काम में लिया है 20%। और अगर ये साल भर काम में नहीं लेता, अगर कहता ये कहता कि हमने कंप्यूटर परचेज करा है ऑन 1 जुलाई 2017, तो फिर जुलाई से लेके मार्च तक का लग जाता। ठीक है, हाँ भाई क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? यस सर। यस सर। और अगर मान लीजिए ये कहता आपका 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017, और नीचे आपको रेट दे देता 20% पर एनम हटा देता, तब क्या करते? कोई चेंज होता क्या? 6 मंथ्स के लिए लगता। सर मैं पूरे दोबारा 12 मंथ्स के लिए मैं लगता है। दोबारा कह पूरे रहा हूँ, 12 मैं मंथ। दोबारा समझा रहा हूँ, समझो। ऊपर आपको डेट दे दी है 1 जुलाई, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने हो गए। लेकिन आपको नीचे इन्होंने रेट में चेंज कर दिया, रेट दिए आपको 20% पर एनम हटा दिया, तो क्या 9 महीने का लगता है या 12 महीने का सर लगता? टाइम फैक्टर हट जाता है, पर एनम नहीं आता तो। शाबाश। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब आपका पर एनम वर्ड हट जाता है, पर एनम वर्ड लगा है तो उसको बोलते हैं एनुअल रेट, और अगर पर एनम वर्ड हट जाता है तो उसको बोलते हैं फ्लैट रेट। और फिर उस केस के अंदर हम लोग टाइम जो है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, और पूरे 12 महीने का ही डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी घुमा सकता है कि एज इट इज ये का ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा कि वो नीचे आपको डेट चेंज कर देंगे और नीचे लिख देंगे 20% पर एनम की जगह 20%। तो जिनका रट्टाफिकेशन है वो तो 9 महीने का ही निकाल कर आ जाएंगे, और जिन्होंने समझा हुआ है वो 12 महीने का निकालेंगे। तो यहाँ तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, पूरा 12 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा 20,000। तो हम लोग 20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं ईयर एंडिंग। तो पहले तो यहाँ लगेगा, हाँ जी। उसके बाद आप बताइए मुझे यहाँ कितना आएगा अगले साल? 16,000। हाँ क्यों आएगा? यहाँ पे उसका सर नोट दिखा देता 80,000 हूँ। पे लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि आपका 1 लाख की मशीनरी थी, तो इसमें से आपने फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 20,000, ये आ गया आपका WDV 80,000, 80,000 पे सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा एट द रेट 20%, एट द रेट 20%, 16,000। ये आएगा इसका फिर आपका WDV, जो भी आती है उससे मुझे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि यहाँ हमारा 16,000 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं दिखा दूंगा 16,000 ब्रैकेट में, 16,000। हाँ जी बताइए, यहाँ तक किसी को किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, वहां पे जो है वो स्टॉक का एडजस्टमेंट आता है। सर हाँ बोलिए। सर ये आपने जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर टेकन एज रेवेन्यू, इसको ना करके सिर्फ नॉर्मली देखें कि रॉन्गली चार्ज हो गया है तो ऐड हाँ कर दें। हाँ, लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके इन चीजों से कोई, ये जो आप पर्टिकुलर में लिख रहे हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपने हिसाब से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, बस जो इसका मीनिंग है वो सही साउंड होना चाहिए। अब मैं ये इसलिए लिखवा देता हूँ क्योंकि बच्चों को पता है, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि वो जितना कम हो सके बार बार क्वेश्चन देखो। ठीक है, बच्चों को ये तो मालूम है कि कैपिटल था, रेवेन्यू मान लिया, लेकिन वो बार बार देखेगा यार क्या कैपिटल खरीदा था, मशीन खरीदा है, डेप्रिसिएशन खरीदा है, तो फिर वो बार बार पेपर देखेगा, टाइम खराब होता है। तो इसलिए मेरी जो प्रैक्टिस है क्वेश्चन करवाने में, मैं बच्चों को कई जगह क्वेश्चंस के अंदर जो लॉजिक है वही लिखवा देता हूँ, बजाय कि जैसा क्वेश्चन कहता है, तो उससे उनका थोड़ा टाइम सेव हो जाता है। बातें दोनों सही है आपकी। ठीक है।
ये निकल जाएगा आपका एनुअल एडजस्टेड प्रॉफिट। पहले साल तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, 40,000। दूसरे साल एडजस्टमेंट है, जुड़ेगा। तीसरे साल के अंदर फिर 1 लाख है, उसमें से आपने 20,000 माइनस करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 20,000 का तो पहले ही लॉस था, 20,000 का और लॉस हो गया, 40,000, 1 लाख ऐड करना है, बैलेंस बचा आपका 60। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका 1,50,000 था, 1,50,000 में 10 चला गया, 146 चला गया, 134, 1,34,000। अब मुझे क्या करना है, इन सब का एवरेज निकालना है, तो वो हो जाएगा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। आप केवल प्रॉफिट ही बोल लो, एवरेज प्रॉफिट बोल लो तो भी काम चल जाएगा। तो 40,000 प्लस 86,000 प्लस 80,000 प्लस 60,000 प्लस 1,34,000, तो ये टोटल आएगा आपका 40,000, 4 लाख। इसके और ये टोटल 5 सालों का है, तो एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया मेरे 80,000। अब 80,000 का 150%, 80,000 का 150%, तो 150% का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू 80,000 इंटू 150%। परसेंट घटाने के लिए नीचे 100, ये यहाँ देख लो, यहाँ दिखा देता हूँ ये। तो इसको परसेंट घटाने के लिए नीचे 100 करेंगे तो हो जाएगा 80,000 इंटू 150 अपॉन 100। ये आ गया आपका ₹1,20,000। हाँ बेटा, समझ में आ गया क्वेश्चन पूरा? यस सर। ठीक है जी। इसके आगे का 5th और 6th एग्जाम्पल देख लीजिएगा। और अब मैं अगले टॉपिक पर चलता हूँ। इसके अंदर कि अगर हमको सिंपल ना देके हमको वेटेज निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो 2 जगह वेटेड एवरेज प्रॉफिट अप्लाई करेंगे हम लोग। ये हटा दूं, मैं सॉल्यूशन हटा दूं पूरा? यस सर। तो हमारा अब आएगा सेकंड, या फिर कहा जाए तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। 2 जगह काम मिलेंगे इस मेथड को। पहला तो अगर क्वेश्चन कह दे क्वेश्चन के अंदर आपको वेट्स गिवन है, या क्वेश्चन में गिवन आपको कह रखा है कि आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट से वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो अगर क्वेश्चन कहता है तो वहां पे आप लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अगर नहीं कहता है तो सेकंड केस के अंदर
if profits are in increasing or decreasing order. If profits are in increasing or decreasing, ascending या descending order में अगर आपके प्रॉफिट्स गिवन है, क्या मतलब है मेरा, जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन करा था और आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आपको प्रॉफिट्स गिवन है। इस साल प्रॉफिट हुआ 10,000 का, फिर प्रॉफिट हुआ 7,000 का, फिर प्रॉफिट हुआ 12,000 का, फिर प्रॉफिट हुआ 15,000 का। तो यहाँ पर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे 10,000 हुआ, उससे फिर एक कम हो गया 7,000, फिर हुआ 12,000, फिर हो गया 15,000। इस केस में आपका तभी वेटेड एवरेज मेथड लगेगा जब क्वेश्चन कहे। इस केस में अगर क्वेश्चन कहेगा तो ही वेटेड एवरेज लगेगा, अदरवाइज यहाँ वेटेड एवरेज नहीं लगेगा, यह सिंपल एवरेज से ही कैलकुलेट होगा। पर अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है, क्वेश्चन ने ये भी नहीं कहा है कि आपको सिंपल एवरेज मेथड काम में लेना है, ना ही ये कहा है कि वेटेड एवरेज मेथड काम में लेना है, वेट्स भी नहीं दिए हैं, केवल इतना कह दिया कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, कोई मेथड नहीं कहा है, तो उस केस के अंदर आप वेटेड एवरेज मेथड लगाएंगे कब, जब आपको प्रॉफिट्स गिवन है 7,000, 10,000, 12,000 और 50,000। अगर आपको इस तरीके से प्रॉफिट्स गिवन है, देखने को मिल रहा है कि 7,000, 10,000, 12,000, 15,000 लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर कांस्टेंट रेट पे हो ये जरूरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर साल 3-3 हजार से प्रॉफिट बढ़े, 2-2 हजार से प्रॉफिट बढ़े। हो सकता है एक साल 3,000 से बढ़ जाए, अगले साल 1,000 से बढ़े, उसके अगले साल 500 रुपए से बढ़े, उससे मतलब नहीं है हमें। हमें मतलब है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, या फिर उल्टा भी हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है। बात आ गई यहाँ तक मेरी समझ में? यस सर। ठीक है। सेकंड पॉइंट, वेट्स के मामले में आपको क्वेश्चन में वेट्स गिवन होंगे, जो वेट्स गिवन होंगे आप वही वेट्स यूज कर लें। अगर वेट्स गिवन नहीं है तो मुझे बताइए, ये तो मेरा पिछले साल का प्रॉफिट है और ये 5-6 साल पुराना प्रॉफिट है, तो अगले साल प्रॉफिट होने के चांसेस कौन सी वाले ज्यादा है, पिछले साल के या आज से 5 या 10 साल पहले वाले? पिछले साल का। पिछले साल वाले। तो इसलिए जो मेरा जस्ट प्रीसीडिंग ईयर होता है, प्रीसीडिंग ईयर का मतलब जस्ट पिछला साल, तो जो मेरा प्रीसीडिंग ईयर है, पिछला साल है, उसको हम लोग सबसे ज्यादा वेट्स देते हैं। वेट्स आपके ऊपर है, आप चाहे तो 5, 4, 3, 2, 1 दे दो, आप चाहे तो 8, 6, 9, 8, 6 फिर 4 फिर 2 ऐसे दे दो, कैसे भी दे दो, पर हमेशा जो पिछले साल वाला है उसको मैं वेट्स ज्यादा दूंगा, 5, 4, 3, 2। आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, 4, 3, 2, 1, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, यहां तक बात क्लियर है? सर वेट्स कैसे भी दे सकते हैं? जैसे मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आंसर में तो डिफरेंस आएगा। नहीं आएगा, फाइनल नहीं आंसर आएगा। में कोई डिफरेंस, फाइनल आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सर भले ये थर्ड वाले को 5 रेटिंग दे दे तो? ना 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 ना, वो नहीं कहा मैंने कहा है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा ऊपर। आप ये कर सकते हो कि 9, 7, 5, 1, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। पर क्या होता है कि रैंडमली चेक करें, रैंडमली चेक का मतलब कि टीचर के ऊपर सर दर्द ना हो, उसको ऐसा ना लगे यार ये अलग क्या कर दिया यार, अरे यार खामा खा टेंशन बढ़ा दिया, अब दिमाग लगाना पड़ेगा मुझे, करा क्या है इसने।
तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो रैंडमली है वो हम लोग सेम सीरियल ऑर्डर में रिवर्स दे देते हैं। जैसे यहाँ मैं दे सकता हूँ 4 3 2 1। बाकी आपके ऊपर है, आप क्या एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, एक ऐसे देख लेना 4 3 2 1 करके देख लेना, एक चाहे तो आप 10 7 2 1 करके देख लेना, आंसर दोनों में सेम आएगा। और सर अगर ये डिक्रीजिंग होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा बस। डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा तभी वेट सेम होंगे, क्योंकि वेट्स देने का मतलब ये है कि जो लास्ट ईयर हुआ है वेदर लॉस और प्रॉफिट, उसके हैपनिंग होने के नेक्स्ट ईयर ज्यादा है। ठीक है ना? ओके सर। हाँ जी, अब मैं क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। तो मैं करूंगा WP। सर हाँ जी, सर वो तो ऐसे भी हो सकता है 1 2 3 4 लास्ट वाले को ज्यादा ही मिलेगा। हाँ 1 2 3 4 आप कह रहे हो, पर उसको जो इसका जो लॉजिक है वो लॉजिक ऊपर से नीचे नहीं है, नीचे से ऊपर है, कि सबसे ज्यादा वेट हमें लास्ट ईयर वाले प्रॉफिट को देना है, देन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है? ओके सर। क्योंकि अगर मैं ऊपर से देता हूँ ना, मैं इसको कहता हूँ 1 2 3 4, तो मेरी प्रायोरिटी ऊपर से नीचे हो जाती है। तो यहाँ ऊपर से नीचे वाला प्रायोरिटी नहीं है, जो प्रायोरिटी है वो ये है कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को ज्यादा मार्क्स देना है या ज्यादा वेट देना है, देन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया मेरा 14,000, ये आ गया 30,000, ये आ गया मेरा 12 4 जा कितना होता है, और ये कितना था 15 था, हो गया 75,000। इसका करेंगे टोटल, तो ये आ जाएगा हमारा 1,67,000। इसी के साथ में वेट्स का भी टोटल करेंगे, 5 4 9 10 11 12 13 14। ठीक है, उसके बाद में अब हम लोग कंप्यूट करेंगे। ये मैं वहां ले रहा हूं जहां पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, विदाउट एडजस्टमेंट की मैंने बात करी। एडजस्टमेंट होगा तो जैसा पिछला क्वेश्चन करा है वैसे ही करेंगे, बताऊंगा मैं आगे अभी। ये आ गया मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वैप, जिसे मैंने ऊपर नाम दिया था वैप, वही चीज आ गया ये, दैट इज 1,67,000 अपॉन 14। ये आ गया हमारा 11,928, 11,928। ठीक, अब आ जाएगा मेरा वैल्यू ऑफ गुडविल, और वो हम लोग लेंगे वैप इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सपोज नंबर ऑफ ईयर परचेज मुझे यहाँ 2 साल दे रखा है, तो हो जाएगा 11,928 इंटू 2, 23,856। ये आ गया आपका वैल्यू।
इसके अंदर क्वेश्चन नंबर निकालिएगा इसके अंदर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, पूरा मेथड आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, इसमें आपका एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 7, सॉरी अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। करिए जरा इसको, निकालिए आंसर आता है क्या? क्वेश्चन मिल गया ना? यहाँ पे देखिए इन्होंने वेट्स गिवन है, वेट्स आर टू बी यूज्ड एज 1 2 3 4, और नीचे भी इन्होंने कह दिया रेस्पेक्टिवली फॉर द ईयर। तो यहाँ पे तो आपको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, हर साल का रेस्पेक्टिव वेट आपको दे रखा है, उस हिसाब से असाइन हो जाएगा। पर मैंने आपको सारे एडजस्टमेंट्स इसमें बता दिए कि अगर नहीं दे रखा तो क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। अब यस केवल सर, आ गया आ गया, वेरी गुड। 3,63,000। अरे दीपिका जी भी चली गई क्या हमारी? यस सर। सारे बच्चे सुबह से पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं ना। उसके बाद में फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आइएगा, जो हम लोग कर रहे थे। एग्जाम्पल नंबर भी बताता हूँ मैं, उसमें एक दो चीज मुझे समझानी है। ये है एग्जाम्पल नंबर 8, बता देता हूँ। ये रहा, इसमें ये गिवन है, इट वाज एग्रीड दैट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। ये फिगर पे रखे आपको। सर 7 है या 8? मेरे में 8 है, वो 8 है। तो इसके बाद आगे इसमें एडजस्टमेंट्स भी दे रखे हैं कुछ, हाँ 3 सर, मिल गया। एडजस्टमेंट्स हैं, मिल गया। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन अपना आप ही करेंगे आप, क्योंकि एडजस्टमेंट्स वाली बात मैंने बता दी है। मैं केवल यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 2 में कहा है इसने द क्लोजिंग स्टॉक। पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने कहा है कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, और वो इन्होंने कहा है कि क्या हो गया, वो ओवर वैल्यूड हो गया। ओवर वैल्यूड का मतलब ज्यादा शो किया है। हाँ, ज्यादा शो कर दिया। कितने से? बाय
2400। अब ओवर वैल्यूड का मैं इफेक्ट बता रहा हूँ और इसका आप उल्टा अंडर वैल्यूड पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आता है तो। देखिए क्या है, और इन्होंने कहा है कि कौन से साल को है, 31 मार्च 2013। तो हम लोग बना रहे हैं अपना ट्रेडिंग क्लोजिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग में पीएनएल में। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग पीएनएल ट्रेडिंग में आता है, बिल्कुल सही। ये मैंने क्लोजिंग स्टॉक बनाया और यहाँ पे मुझे क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाना था क्योंकि उन्होंने कहा ना ओवर वैल्यूड बाय। मुझे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाना था, पर फिर भी मैंने यहाँ क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने का, 2400 का। कौन सा, 31 मार्च, कौन सा ईयर है, 2013। ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गई बात। यस सर। आपको एक क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाना था, आपने दिखा दिया क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि ओवर वैल्यूड है। अब इस क्लोजिंग स्टॉक के दिखाने से क्या हुआ होगा कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है 2 GP वो बढ़ गया है बाय 2400। ठीक है, ठीक है ना। हाँ जी बताइए, यहाँ तक डाउट। भाई अगर आपका क्रेडिट साइड बढ़ जाएगा तो क्रेडिट साइड के बढ़ने से ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा। यस सर। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ होगा, ये मेरा पीएनएल अकाउंट बनाया होगा मैंने, ये मेरा इधर आया होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अगेन क्रेडिट साइड बढ़ गई, दैट मींस एट दैट क्या हुआ होगा, टू नेट प्रॉफिट बढ़ गया होगा 2400। ये देखिए, ठीक है ना। तो 2013 पे जो इफेक्ट पड़ा क्लोजिंग स्टॉक का, वो क्या इफेक्ट पड़ा, वो इफेक्ट पड़ा कि यहाँ पे आपने इसको शो कर दिया क्रेडिट में, क्रेडिट में शो करने की वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया। ग्रॉस प्रॉफिट के बढ़ने के कारण आपका ये नेट प्रॉफिट बढ़ गया, कौन से ईयर, कौन से का, ऑफ 12-13, 12-13 का ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बढ़ गया। हाँ जी, बात आ गई समझ में। यस सर। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, 12-13 का जो मुझे नेट प्रॉफिट दे रखा है उसमें से मैं लेस कर दूंगा क्योंकि बढ़ गया ना, ये लेस कर दूंगा 2400। पहला एडजस्टमेंट। सेकंड, अब ये वाला क्लोजिंग स्टॉक 2013 मार्च 2013 तक के लिए क्लोजिंग स्टॉक है, तो 1/4/2013 के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग। बिल्कुल, दैट मीन्स अब मैं बना रहा हूँ ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014 की बैलेंस शीट, सॉरी ट्रेडिंग। अब मैंने क्या करा होगा, यहाँ पे दिखाया होगा अपना टू ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक वहां है तो ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ गया होगा इसका 2400 से। ठीक है, अब अगर मेरा डेबिट साइड बढ़ गया, दैट मीन्स क्या हुआ होगा, यहाँ पे 2 GP मेरा कम आया होगा, कितने से, 2400 से। ठीक है ना। यस सर। हाँ ठीक है, और इसकी वजह से अगेन वही इसको ट्रांसफर करा होगा यहाँ पर, जिसकी वजह से क्या हुआ होगा, मेरा यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट कम आया होगा, कितने से, 2400 से। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, हम ऐड लोग, कर देंगे। हाँ हम लोग 14-15 का जो नेट प्रॉफिट दे रखा है उसमें ऐड कर देंगे 2400। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि 12-13 के अंदर से तो 2400 लेस होगा, और 14-15 वाले के अंदर 2400 रुपये जो है ऐड हो जाएगा।
ठीक है, मैंने डेट वाइज चेक कर लेना कोई क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। तो ये यहाँ तक ये क्लियर हो गया ओवर वैल्यूएशन का अच्छी तरीके से। हाँ जी बताइए, ओवर वैल्यूएशन क्लियर है? यस सर। और 12-13 नहीं होगा, 13-14 होगा, सॉरी। तो 12-13 तो यही है, 13-14। तो ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क में लिख लीजिएगा अपने, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। और उसके बाद में फिर अनसॉल्व बता देता हूँ होमवर्क में। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड पे चलेंगे। तो इसके अंदर आपको ये 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन कर लीजिएगा। एक तो ये वाला है अनसॉल्व, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद फिर आपका नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो एक एग्जाम्पल और 2 अनसॉल्व हो गए आपको करने के लिए। और पुराना वाला अगर नहीं करा है होमवर्क तो वो तो है ही। हाँ बच्चों ठीक है।